हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से लहर पाठशाला पर। मैं दिनेश आजणा आप सभी के बीच हाजिर है। मित्रों, आज बात करेंगे सीईटी साइंस की। जी हाँ, 12वीं लेवल का जो आपका सीईटी का एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर विज्ञान के मित्रों पिछली बार 20 प्रश्न पूछे गए थे, तो एक बहुत ही बड़ा वेटेज हम विज्ञान का मान सकते हैं। इस बार प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम हो गई है। पिछली बार 150 प्रश्नों में से 20 प्रश्न विज्ञान के थे, जो इस बार ये 120 प्रश्न हो गए हैं, तो फिर भी आप 15 के आसपास मान सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन फिर भी विज्ञान के आने की पूरी संभावना है 12वीं लेवल की सीईटी में। तो पिछली बार जो लास्ट सीईटी का एग्जाम था, उसमें साइंस के कौन कौन से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके ऊपर अपन अलग अलग शिफ्टों के अंदर बात करेंगे। तो आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा एक न्यून सूत्रता दर्शाता है। एक का मतलब एक न्यून, न्यून यानी कम सूत्र, यानी कि एक गुणसूत्र कम दिखे वो क्या है, न्यून गुणसूत्रता है। ये हमारी अनुवांशिकी के अंदर एक टॉपिक लगता है मित्रों। गुणसूत्रों की अधिकता को हम ट्रायोसोमी कहते हैं, और गुणसूत्रों की कमी को मोनोसोमी, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक न्यून सूत्रता हिंदी में कहा जाता है। तो हमारे मनुष्य के अंदर द्विगुणित यानी कि 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, आप सभी को पता है। तो जिसमें गुणसूत्रों की कमी हो, एक न्यून सूत्रता यानी कि कमी, तो 2n-1। यहाँ पे आप सभी को पता है कि एक गुणसूत्र की कमी दिख रही है, तो ए ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। मित्रों, इन प्रश्नों को देखिए और समझिए कि पिछली बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, और इस बार ये स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि पेपर पिछली बार की अपेक्षा कठिन बनाया जाएगा। तो प्रश्न अच्छे खासे आपके सामने आने वाले हैं। इनमें से बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है। मित्रों, हमारे पास कोई भी बीज होता है, उसका अंकुरित होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, वो आपसे पूछी गई है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मित्रों आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो 10वीं तक की किताब होती है साइंस की, 10वीं तक की साइंस की किताबों से ये सारे प्रश्न बने हुए हैं। विद प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो खुद समझ जाएंगे, और अब की बार कहाँ से आएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मित्रों, खाद चाहिए, खाद बीज का अंकुरण हो गया उसके बाद चाहिए, ठीक है। उच्च तापमान तो वो फसल पर डिपेंड करता है। कुछ फसलें उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, कुछ को नहीं होती। जैसे गेहूँ सर्दियों में होता है, तो तापमान कहाँ चाहिए, रोशनी, सूर्य का प्रकाश जरूर चाहिए, और पानी तो सबसे ज़्यादा जरूरी। बीज अंकुरित होगा कैसे, जब क्या मिलेगा उसको, पानी मिलेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी एक अपारदर्शी वस्तु है। वस्तुओं के आधार पर हम 3 प्रकारों के अंदर वस्तुओं को बांटते हैं। मेरे हिसाब से ये 6ठी क्लास के अंदर ये एक पार्ट है वस्तुओं का, उसमें ये वहाँ से प्रश्न आया हुआ है। पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तु। पारदर्शी है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, और पारभासी है कि आधा अधूरा दिखे, ठीक है। तो केरोसिन, पानी, लकड़ी और गिलास। तो कांच के आर पार हम देख सकते हैं, पानी के आर पार हमें कुछ कुछ दिखता है, केरोसिन भी तेल है, कुछ कुछ दिखता है, लेकिन लकड़ी के आर पार हम नहीं देख सकते। तो मित्रों, बी ऑप्शन यहाँ पे अपना सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि लोहे पर जंग लगता है। ये मित्रों 10वीं क्लास के अंदर आपका प्रश्न है। 10वीं क्लास का प्रश्न आपसे पूछा गया है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में लास्ट वाला प्रश्न ये आता है। तो देखिएगा कि लोहे पर जंग कब लगता है। हवा और पानी दोनों की उपस्थिति हो तब, हवा और पानी की अनुपस्थिति में, केवल हवा की उपस्थिति में, या केवल पानी की उपस्थिति में। तो मित्रों, आप सभी को बता दूं कि लोहा है जो Fe, इसके ऊपर जंग कब लगता है, जब ये पानी के संपर्क में आता है, बरसात होती है, तो आप सभी को पता है कि लोहे के उपकरणों पर जंग लग जाता है। क्यों, पानी की उपस्थिति में। लेकिन क्या सिर्फ पानी होने से जंग लग जाएगा क्या, तो बिल्कुल नहीं। पानी के साथ साथ में क्या है, जब हवा भी आती है, ठीक है, हवा भी आएगी, तब उसमें क्या लगता है, जंग लगता है। तो यहाँ पे हवा और पानी दोनों की उपस्थिति से लोहे में क्या लगता है, जंग लगता है। ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल है कि पादप जगत का उभयचर यानी कि एम्फीबियन किसे कहा जाता है। पादप जगत का मित्रों उभयचर, कुछ पादप आप सभी को पता है कि पानी के अंदर उगते हैं, जैसे समुद्र में उगने वाले पौधे, और कुछ पौधे जो जमीन पर उगते हैं, स्थल में उगने वाले। उभयचर का मतलब दोनों जगह उगते हैं, ठीक है। जैसे हमारे जंतु जगत की बात करें तो मेढक, डेढ़ आप सबने देखा होगा है, ये धरती पर भी चलता है और पानी में भी रह सकता है। सांप पानी में भी चल सकता है, मतलब रहता है, और धरती पर भी चलता है। तो वैसे ऐसा कौन से पौधों का एक कौन सा वर्ग है जो क्या है, उभयचर माना जाता है। तो वो आपका मित्रों टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइटाज होते हैं वो क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। डी ऑप्शन राइट है। 9th क्लास के अंदर पार्ट है, वहाँ से ये प्रश्न आया हुआ। मैं आपको वित्त बताता चल रहा हूँ ताकि थोड़ी आपको तैयारी करने में क्या होगी, थोड़ी आसानी होगी। अगला,
निम्न में से कौन सा संक्षारण का उदाहरण है? संक्षारण क्या होता है मित्रों? जब भी किसी एक खास कहेंगे हम जैसी चीज़ें धातुओं की वगैरह होती है, वो हवा वगैरह पानी वगैरह इनके संपर्क में आती है या किसी रसायन के संपर्क में आती है, तो उनका कहेंगे कि वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, अपनी वास्तविक दशा से क्या है विकृत हो जाती है, उसको अपन एक प्रकार से संक्षारण कहते हैं, खराब हो जाती है, जैसी रियल में थी वैसी नहीं रह पाती है। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो यहाँ पे संक्षारण का उदाहरण कौन सा है वो आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा संक्षारण का उदाहरण। लोहे पर जंग लगा तो लोहा खराब हो गया, ऊपर लिखी उसकी जो परत है वो धीरे धीरे कटने लगी, सही बात है। चांदी पर काली सतह का जमना, देखो महिलाएं या पुरुष है जो चांदी की वीटी आती है, आप सभी को बताया कि हाथों में अपने चांदी की रिंग पहनी हुई होती है किसान के, और वो खेत के अंदर यूरिया है गंधरप है इनका छिड़काव करता है तो वो खराब हो जाती है, तो उसका संक्षारण हुआ। तांबे के ऊपर हरी सतह का आवरण, तो तांबा भी अगर ज़्यादा दिन पड़ा रहे तो हरी सतह। लोहे की वस्तु का गैल्वीकरण, तो ये संक्षारण नहीं है बल्कि ये उसको जंग से बचाने की प्रक्रिया है। लोहा होता है आप सभी को पता, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिसको कहा जाता है गैल्वनीकरण या गैल्वेलाइजेशन, येसद लेपन, जिससे उस पर जंग नहीं लगता है। तो ए बी और सी ये तीनों क्या है यहाँ पे राइट हो जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि कार्बन है। मित्रों जो कार्बन है आप सभी को पता है, ये कार्बन है ये किस प्रकार का? त्रिसंयोजक है, द्विसंयोजक है, चतुसंयोजक है या एक संयोजक है? तो ध्यान रखना मित्रों, कार्बन है ये क्या है? ये चतुसंयोजक होता है। इसके साथ साथ में आपको कार्बन के अपर रूप होते हैं वो भी याद करना है, हीरा ग्रेफाइट वगैरह, इनसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन का पूछा गया है कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है? मोम का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, लोहे पर जंग लगना, श्वसन। तो मित्रों भौतिक परिवर्तन में वापस से उसको हम कहेंगे कि उत्क्रमणीय होता है, वापस अस्थायी प्रकार का होता है, वापस से वो चीज़ प्राप्त की जा सकती है। मोम पिघल गया, वापस से उसको क्या करेंगे, जैसे नीचे उसके जो भी छींटे पड़े वापस से उसको एक साथ इकट्ठा किया जा सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन में आएगा। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं, तो भोजन से वापस वो यूँ हवा नहीं छोड़ सकते। ठीक है, लोहे पर जंग लग गया तो अब लग गया। श्वसन ये सारी रासायनिक अभिक्रिया में आती है, उनकी श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी एस्ट्रीकरण की क्रिया है? तो ये एक रिएक्शन है मित्रों जो आपको सीधी सी रटनी होगी। एस्ट्रीकरण जिसमें आप सभी को पता है कि ये जो अल्कोहल होता है CH3COH CH2OH, इसकी जब हाइड्रोजन की उपस्थिति में इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है तो C2H5 बन जाता है, जल है वो बाहर आ जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके जो पादपों का आर्थिक लाभ वाला एक प्रश्न है, टॉपिक है 10वीं क्लास में, वहाँ से पूछा गया, नवीं या 10वीं में है। तो निम्न में से गलत का मिलान कीजिए, किस पौधे का कौन सा भाग है वो हमारे लिए काम का होता है, वो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्मेनिया अर्जुना ये वनस्पतिक नाम लिखा गया इसका, इसके फूल कोई काम के नहीं है, उनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है, गलत लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो सूर्य का प्रकाश वर्षा को गोलाकार पानी की बूंदों से होकर गुजरता है। मित्रों जो सूर्य का प्रकाश यानी कि बरसात हो रही है दिन के अंदर, और पानी है वो बरसात की बूंदों से होकर गुजर रहा है, एक प्रेक्षक यानी कि व्यक्ति जो उसको देख रहा है वो सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा है और वो अपने सामने इंद्रधनुष देखता है, तो ये किस कारण है? यानी कि इंद्रधनुष है वो कौन सी घटना के कारण बनता है ये पूछ रहा है। ये सूर्य है और एक व्यक्ति इस साइड देख रहा है, सूर्य की ओर पीठ की हुई है, यहाँ पे उसको इंद्रधनुष दिख रहा है, बारिश हो रही है। ठीक है, तो ये किस कारण? तो इंद्रधनुष मित्रों बहुत सारी घटनाओं का एक संयुक्त रूप होता है, इसमें प्रकाश का परावर्तन भी होता है, प्रक्षेपण भी होता है, अपवर्तन भी होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश के प्रक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन सभी का मिला हुआ रूप होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि एड्स में मुख्य रूप से प्रभावित अंग होता है। मित्रों जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है, एड्स रोग के अंदर कौन सा अंग है वो मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो मित्रों एड्स वाला व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, कोई न कोई उसको रोग होता ही रहता है, यानी कि उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एड्स का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, अच्छे प्रकार से आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न आपके सामने कि एक प्रारूपिक केंद्रक में क्रोमेटिन, आप सभी को पता है जब हम कोशिका का विभाजन वगैरह पढ़ते हैं, उसकी अवस्थाएं पढ़ते हैं, प्रोपेज टीनोफेज वगैरह, तो वहाँ पे जो क्रोमेटिन तंतु बनते हैं, धागेनुमा संरचनाएं, ये जब कुछ क्षेत्र में संकुलित होते हैं और हल्के रंग के क्या होते हैं, अभिरंजित होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? तो जो हल्के रंग के अभिरंजित होते हैं उसको यूरोक्रोमेटिन कहा जाता है। यूरोक्रोमेटिन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर। हेट्रोक्रोमेटिन भी अच्छा ऑप्शन है, इसको याद करना। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं, परिभाषा आप जरूर याद रखना। हिस्टोन उनमें पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है। न्यूक्लियोसोम आप सभी को पता है, डीएनए आरएनए आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड वगैरह, न्यूक्लियोसाइड। इनमें से कौन सा रोग 21वें गुणसूत्र की त्रिगुणसूत्रा के कारण होता है? अनुवांशिक रोगों से प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपको पटाउ सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, फिनाइलकुटिनेरिया है, हीमोफीबिया है, ऐसे बहुत सारे रोगों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 21वें गुणसूत्र देखो, 13वें गुणसूत्र आए तो पटाउ सिंड्रोम होता है 13वें गुणसूत्र। 21वें से कौन सा होता है? डाउन होता है। 21 दो और डाउन हो जाओ, ठीक है। तो 110 में आपका ए हो जाएगा है। अगला, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो ये स्क्रीनशॉट में साथ में आया, ये साइंस का प्रश्न नहीं है। उसके बाद वापस आया था कि हेबर की जो क्रिया होती है, आप सभी को पता है कि अमोनिया निर्माण में हेबर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हेबर की क्रिया में जो उत्प्रेरक है और वर्धक कौन सा होता है? उत्प्रेरक जो अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, हम तीर के ऊपर जो लिखते हैं ना, जैसे इस कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जैसे A+B की रिएक्शन हो रही है और हमने देख लिया कि C+D, हालांकि C+D नहीं, कुछ ऐसा ही बनेगा। अब तीर के ऊपर हमने कुछ लिखा हुआ होता है कि MO है, Fe है, वो उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और वर्धक जो उसको बढ़ाता है, तो वो कौन कौन से होते हैं? क्रमश। तो आप सभी को पता है कि इस रिएक्शन के अंदर जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है वो F ही करता है, फेरस। और जो मोनोब्लेडियम यानी कि MO है, वो अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ाता है। तो डी ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, अपनी मूल अवस्था में न मिलने वाली धातु है। ऐसी कौन सी धातु है जो अपनी मूल अवस्था के अंदर नहीं मिलती है? तो आप सभी को पता है कि लोहा फेरस के रूप में, आयरन सल्फाइड के रूप में मिलता है, मूल अवस्था में नहीं मिलता है। अगला, विकृत एल्कोहल क्या होता है? मित्रों, खराब हो चुका एल्कोहल जिसको अपन कहेंगे विकृत एल्कोहल। तो विकृत एल्कोहल क्या होता है? ये तब बनता है जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को एल्कोहल में डाला जाता है। इसका उपयोग पीने के लिए नहीं, ये जहर होता है। विकृत एल्कोहल एक प्रकार का क्या है? विष है, जहर है। इसका उपयोग पीने में नहीं करना चाहिए। औद्योगिक उपयोग के उद्देश्य से एथेनॉल में डाई और मेथेनॉल मिलाया जाता है। बिल्कुल, एथेनॉल यानी कि जो हमारे कहेंगे कि एल्कोहल होता है, एल्कोहल का पीने के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों में उपयोग किया जाता है कि उसमें कुछ और तत्व मिला दिए जाते हैं, जैसे उसमें डाई मिला दी जाए या मेथेनॉल मिला दिया जाए। आपको सिंपली ये याद रखना है कि विकृत एल्कोहल या जहरीला एल्कोहल क्या होता है? तो जब उसमें मेथेनॉल मिला दिया जाता है, एल्कोहल है जिसको इथेनॉल कहते हैं, इथेनॉल में जब मेथेनॉल मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? जहर बन जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मिलान का प्रश्न है, जिसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो करेंगे आप मिलान, देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। एक तरफ हमारे सामने कुछ तत्वों के नाम दे रखे हैं और दूसरा मानव शरीर में इनका क्या काम होता है वो देख रखा है। तो सोडियम हमारे शरीर के अंदर मित्रों संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र के अंदर सोडियम पाया जाता है। आपका जो ब्रेन होता है, दिमाग, उसमें सोडियम होता है। नमक वगैरह खाया करो, है, हाँ, उसमें सोडियम होता है जो दिमाग को एक्टिव रखता है। अगर एक गर्भवती महिला है जिसके पेट में बच्चा पल रहा है और वो नमक कम खाएगी ना, तो बच्चे का विकास अच्छा नहीं होगा, मंदबुद्धि बच्चा पैदा होगा। ध्यान रखना। नमक कम खाते हो इसलिए बाल भी झड़ते हैं। अरे सर, बाल बहुत झड़ रहे हैं, नमक खाना शुरू कर दोगे? नहीं, अगर कमी है तो ही, वरना नहीं, ठीक है। तो ए के अंदर अपना 3 हो जाएगा। कैल्शियम, कैल्शियम आप सभी को पता है कि सॉरी, ए के अंदर तो क्या हो गया अपना? संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, यानी कि 2 हो गया। ए में 2 हो गया। उसके बाद कैल्शियम हड्डी और दांतों को मजबूत करता है, तो ये 3 हो गया। लोहा, लोहा आप सभी को पता है हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। तो 1 हो गया। तो 2, 3, 1 वाला ऑप्शन अभी आप ढूंढिएगा। 2, 3, 1 और 4, ये वाला ऑप्शन अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि रक्त विमाणुओं के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। देखो, ये तो अपन पिछले पेपर की बात कर रहे हैं। इस बार बोर्ड कह रहा है कि हम पेपर को और कठिन बनाएंगे, तो आपको ऐसे इस प्रकार के प्रश्न क्या मिलेंगे? ज़्यादा मिलेंगे। 1 लाइनर प्रश्न कम मिलेंगे। ऐसे प्रश्न लेगा, पहले वो कथन लिखेगा, फिर पूछेगा कौन सा सही है, 1, 2, 2, 3, ऐसे प्रश्न ज़्यादा मिलेंगे और कथन कारण वाले प्रश्न भी मिल सकते हैं। तो रक्त विमाणु जिसको थ्रोम्बोसाइट के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का उदाहरण कीजिए। देखो, अगर समझ में नहीं आए तो आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेट है वो भी अच्छे से देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि थ्रोम्बोसाइट क्या होता है। प्लेटलेट्स, जो आपके रक्त विमाणु होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 कण हैं। तो प्लेटलेट्स के बारे में सबसे अच्छे कथन कौन से, उनका चयन आपको करना है, ठीक है।
तो कीजिएगा चयन, यहाँ पे आपके क्या राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। और प्रश्न मेरे हिसाब से आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। देखो, इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है, तो बिल्कुल सही बात है, बिंबाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनमें रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन होता नहीं। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उनका रंग लाल होता है, तो ये वाला गलत है। ये रक्त का थक्का बनाने में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब हमारे लग जाती है तो रक्त रोकने के अंदर बिंबाणु या प्लेटलेट्स काम आते हैं। ये प्रतिजन से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी पैदा करते नहीं, एंटीजन बनाना इनका काम नहीं होता है। तो ए सही, बी सही और फिर डी सही है। ए, बी और डी ऑप्शन डी के अंदर है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है। कौन सा लवण है जिसके अंदर क्रिस्टलीकरण का जल नहीं पाया जाता है। आपके रसायन है कुछ, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है, नीला विट्रियल है, ठीक है, धोने का सोडा, खाने का सोडा, ऐसे कुछ रसायन हैं आपके। तो उनमें से उनके सूत्र आपको याद है तो आप अपने आप से क्रिस्टलीकरण जल किस में नहीं होता पता लगा सकते हो। खाने का जो सोडा होता है उसमें क्रिस्टलीकरण जल नहीं पाया जाता, ध्यान रखना, ठीक है। आपके लिए काम होगा, इसको अपन रसोई का सोडा भी कहते हैं, पकौड़े वगैरह बनाने में इसको डाला जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, यानी कि रासायनिक समीकरण या कहेंगे रासायनिक सूत्र क्या होता है वो याद कर लीजिएगा। मिलान वाला प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मित्रों, ये अपन ने राजस्थान सीईटी के अंदर देखो एक शिफ्ट में किया है। 12वीं लेवल का एग्ज़ाम है, वो पिछली बार 6 शिफ्टों के अंदर हुआ था। हमने एक शिफ्ट के अंदर किस प्रकार के 20 प्रश्न पूछे गए थे उनको अच्छे प्रकार से देखा। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि यहाँ से 90% जो प्रश्न है वो आपकी 10वीं तक की साइंस की बुक से आए हुए। तो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप उठाइएगा और 10वीं तक की साइंस की बुकों में जो जो टॉपिक दिए हुए, सारी बुक्स नहीं पढ़नी, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ उसको उस बुक से क्या कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारे के सारे वहाँ से आ जाए ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर 20 क्वेश्चन आए तो 18 क्वेश्चन के आसपास वहीं से आ जाते हैं अगर आप उनको अच्छे से पढ़ते हो तो, ठीक है। बाकी मैं आपको भी ऐसे बहुत सारी प्रत्येक शिफ्ट के क्वेश्चन कराऊंगा, हर सब्जेक्ट है कि मैं क्लास शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप मेरा अगर साथ देंगे तो ज़रूर अपन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सभी साथी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।